morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, and today we will be starting chapter number 6, life processes. And before that, make sure you have subscribed the channel and hit the bell icon for latest update. So previous videos में आपको पहले के chapters मिल जाएंगे. Go through them and इसका link मैं description box में दे दूँगी. So आज हम start करेंगे life processes. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि अलाइव और जो अलाइव नहीं है उसके अंदर डिफरेंस कैसे पता लगाएं. तो मोस्टली हम अगर नॉर्मली कहें तो जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ मूवमेंट कर रही है, उसे हम कह सकते हैं कि हाँ वो अलाइव है. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक डॉग है वो भाग रहा है, काऊ जो है वो चूहे कर रही है, मैन जो है वो चिल्ला रहा है, और ऐसे ही. तो इन सबको हम किस कैटेगरी में डाल देते कि ये सब लिविंग बींग्स हैं. वहीं अगर हम देखें कि टेबल, चेयर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग. और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जैसे हमने देखा कि कोई चीज़ अलाइव है तो हम उनके अंदर क्या देखते हैं, ब्रीदिंग. सो इससे क्या पता चलता है कि हाँ वो लिविंग थिंग है और वो क्या है, जिंदा है, अलाइव है. पर ये तो बात हो गई एनिमल्स की. प्लांट्स के बारे में क्या, तो जो चीज़ हम देखते हैं दे आर यूजुअली ग्रीन. ओके, मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो टाइम टू टाइम बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं, अपना स्लो मूवमेंट करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये अलाइव है. और दूसरी चीज़ यहाँ निकल के आती है कि जो चीज़ टेंड टू करती है मूव करने के लिए, या तो वो अपना मूवमेंट क्या हो, अपने ही प्लेस पे हो, या फिर एक प्लेस से अनदर, तो वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. अब यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन एविडेंस है अलाइव के लिए कि हाँ मूवमेंट है, लोकोमोशन है, तो क्या है, अलाइव. पर यही काफ़ी नहीं है. जो इसकी डिफाइनिंग विजिबल मूवमेंट होता है, क्या होता है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है लाइफ का, पर ये काफ़ी नहीं है. फिर अगर हम एक बायोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से जाकर पूछें कि क्या मूवमेंट ही केवल मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, तो वो क्या बोलता है कि हाँ है तो सही. पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें वायरसेस की, तो उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है अनटिल वो किसी सेल में जाकर उसको इन्फेक्ट करे. तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि वो अलाइव हैं या नहीं हैं. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर. तो एज हम नो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. उसके अंदर टिश्यूज़ हैं. टिश्यूज़ किससे बने होते हैं, सेल से. और ये जो सेल्स हैं वो सबसे छोटे कंपोनेंट होते हैं, और इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, नेचर के ऑर्डर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमेशा ज़िंदा तो रहती नहीं है. ठीक है, तो क्रिएचर की लिविंग के लिए इनको रिपेयर होना पड़ता है, मेंटेन होना पड़ता है, और इनका स्ट्रक्चर को कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इनके बीच में. सो जो ये सेल्स हैं जिनको हमने बोला है स्मॉलर कंपोनेंट्स और लिविंग स्ट्रक्चर, तो इन स्ट्रक्चर्स को मॉलिक्यूल्स में बनना पड़ता है, और इनको टाइम टू टाइम क्या होना पड़ता है, रिपेयर होना पड़ता है. तो वो जो प्रोसेसेस हैं इनको जो मेंटेन करके रखती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो क्या है, लेट्स सी. तो प्रोसेसेस जो कि एक साथ परफॉर्म करती हैं किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. अब क्योंकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये इनको क्या चाहिए कि डैमेज को कम से कम करे, और जो एनर्जी है
और क्या करें, ब्रेक डाउन, और इसके लिए क्या चाहिए इनको, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे आती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। सो ये प्रोसेस है जिसे हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। एक बॉडी है, बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करता है, ग्रो करता है। उसके अंदर क्या होते हैं, एडिशनल रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है। अब सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ये डिपेंड करता है कि उस फूड में कितना कॉम्प्लेक्सिटी है कार्बन सोर्सेस का, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब क्योंकि एनर्जी चाहिए कहाँ से, आउटसाइड सोर्स से, तो इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट तो उसके कंट्रोल में है नहीं, तो जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको तोड़कर और उनको यूज़ करता है कैसे, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। सो ये जो सोर्सेज हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, ताकि उसको हम यूज़ कर सकें और भी बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए। तो लिविंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी होती हैं, पूरी जो नेसेसरी होती हैं बॉडी के लिए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। तो ये यहाँ पर यूज़फुल होती हैं किस लिए, ताकि हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकें और उनको यूज़ कर सकें एनर्जी मेंटेनेंस के लिए। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन जो है वो सोर्स है कहाँ से, आउटसाइड द बॉडी। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर हम ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं कहाँ से, बाहर से, बॉडी के बाहर से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, फूड सोर्स का, ताकि हमारी जो सेलुलर नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, पहली क्या थी, न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन। फर्दर हम चलेंगे इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब ये तो पूरी हो गई उनकी बात कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, जो कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है किससे वो फूड इनटेक करें, किससे वो गैसियस एक्सचेंज करें, किससे वो वेस्ट को रिमूव करें, तो इनके जो एंटायर जो सरफेस होता है, इनका जो एंटायर सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, वो कांटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पर अगर बॉडी साइज का इंक्रीज़ कर दें हम, इंक्रीजमेंट हो जाए, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी डिज़ाइन है मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं सकते सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होती है, वो यहाँ पर उनकी जो नीड है, वो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं, दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि हमारे अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। जैसे कि अपटेकिंग ऑफ फूड अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ करते हैं, टेकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, एज हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो एनर्जी ले रहे हैं फूड के थ्रू, तो वो जो एनर्जी है वो हर एक सेल के पास में जानी चाहिए, पूरी बॉडी के हर एक सेल के पास में। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट हो जाए जो फूड
और वो जो ऑक्सीजन जो हम अपटेक कर रहे हैं उनको सारे सेल्स के पास में ले जाए। ठीक है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन को हम जब यूज़ करते हैं किसमें, कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन में, किस लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो ये क्रिएट करती हैं बाय प्रोडक्ट जो नॉट ओनली यूजलेस फॉर सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्म। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जनरेट्स होते हैं कि यूज़फुल सब्सटेंस तो हमने अब्जॉर्ब कर लिया, अब जो वेस्टेज रहा वो तो हार्मफुल होगा, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से और डिस्कार्डेड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, और हम कह सकते हैं कि जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, इनको ले जाकर क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी टिश्यू के पास दे रहे हैं और वहाँ से क्या हो रहे हैं, ये एक्सक्रीट आउट। और तो यहाँ पर हमने लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे और हमने क्या देखी, पहली तो न्यूट्रिशनल प्रोसेस, दूसरी हमने देखी थी रेस्पिरेशन, थर्ड वन वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन वाज एक्सक्रीशन। सो दीज आर essential life processes in a living being. So अब न्यूट्रिशन को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो एज हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। सो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, बाय टेकिंग अप द फूड, और फूड में से जो न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिशन है उनको हम लेते हैं, ठीक है, उनको सिंथेसाइज करते हैं ताकि हम डेवलप हो सकें, ग्रो हो सकें और जो बॉडी है उसको सप्लाई कर सकें। सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होगा कि ये न्यूट्रिशन, ये जो फूड है ये मिलेगा कहाँ से। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, एज वी ऑल नो। मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एनर्जी की। इसको फुलफिल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग बॉडीज़ में बहुत सारे डिफरेंट वेज होंगे। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल को टेक करते हैं, कैसे, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, और इंक्लूड क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनिज्म जो कैसे यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो किस में ब्रेक होता है, फिर छोटे छोटे सिंपलर वंस में, फिर उसके बाद में इसको टेक करते हैं, बॉडी की ग्रोथ होती है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो कैटलिस्ट यूज़ करता है और इसको नाम दे दिया उसने एंजाइम्स, जिससे वो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में करता है। अब जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, सर्वाइवल इनका डिपेंड करता है। अब ये तो हो गए ऑटोट्रॉप्स जो कि क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं इनको नाम दिया हमने हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एनिमल्स और फंजाई मेनली। इनका सर्वाइवल किन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पे, ऑटोट्रॉप्स पे। तो यहाँ पर हमने इन जो अपटेकिंग ऑफ फूड है कि कैसे हम फूड ले सकते हैं, इनको किस में ग्रुप कर दिया, दो ग्रुप्स में। एक तो वो जो ऑटोट्रॉप्स जो कि सिंपलर फूड इनटेक करते हैं और दूसरे वो जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो टर्म है वो जनरेट होती है कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, सिंपलर फूड इनटेक करते हैं, वो तो क्या प्रोसेस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वहीं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं उनको वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मेनली एनर्जी ले रहे थे वो, तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की वो फुलफिल्ड होती है किससे? फोटोसिंथेसिस से। अब यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर फूड। ओके, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या क्या सब्सटेंस जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेकर और क्या कन्वर्ट करते हैं, क्या स्टोर करते हैं एनर्जी में। तो जो मटेरियल है जो ले रहे हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर कन्वर्ट किस में किया? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको यूटिलाइज करते हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके किसको? प्लांट को। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जो बनी है, पर ऐसा तो है नहीं कि जितनी एनर्जी बनी पूरी की पूरी उसने यूटिलाइज कर ली। तो जो बची हुई एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये स्टोर करके रख लेते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोर होके रहती है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। वहीं अगर बात करें हम एनिमल की, हमारी बॉडी की, तो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का जनरली 3 इवेंट में होता है। सबसे पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो लाइट एनर्जी ले रहे हैं अब उसको ऐसे यूज़ तो करेंगे नहीं, तो उसको केमिकल एनर्जी के अंदर तोड़ा जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर हाइड्रोजन उसमें से अलग होता है और ऑक्सीजन उसमें से अलग हो जाता है। थर्ड प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड का किस में रिडक्शन होगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक जल्दी जल्दी अपनी जगह लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम डेजर्ट प्लांट्स का, कैक्टस, जिसकी हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कब? रात को, और प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day। दिन में वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और रात को क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope you will notice some cells containing green dots। उनके अंदर क्या होंगे? ग्रीन डॉट्स होंगे, और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनालीज, जिनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। तो लीफ है एक, उसके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे डॉट्स, पोर्स होंगे, और ये पोर्स क्या इनके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। यहाँ पर क्लोरोफिल से हमारे में ये कंप्लीट हो गया कि हाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? लाइट एनर्जी का। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और कहाँ पर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स। कहाँ पर प्रेजेंस होते हैं? लीफ के नीचे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं? तो आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो
कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ये क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नीचे तो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, और उसके ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज करते हैं जो कि पोर्स के थ्रू होता है। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। अभी जो स्टोमेटा होते हैं ये पूरी प्लांट बॉडी पे, पूरी प्लांट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम हो, रूट्स हो, लीव्स हो, सारी जगह पर। तो यहाँ पर एक इशू होता है कि अगर ये पोर्स खुले रहे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस होने का खतरा होता है। तो इसके लिए ये जो पोर्स हैं ये बंद हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ओपनिंग और क्लोजनिंग जो पोर होता है, फंक्शन जो होता है पोर का वो किससे होता है, गार्ड सेल से। ये जो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पर, इसमें ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ये हैं गार्ड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, जब इनको वाटर फ्लो होता है इनके अंदर तो ये क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पोर बंद हो जाता है। ठीक है। सिमिलर द पोर क्लोजेस इन द गार्ड सेल श्रिंक, और जैसे ही ये श्रिंक हो जाते हैं तो गार्ड सेल बंद हो जाता है, और जैसे ही पोर स्वेल अप हो जाते हैं तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर बात की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉप्स की वो कैसे होती है, पर यही काफ़ी नहीं है, और भी बाकी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी को बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि वाटर तो यूज़ हो गया फोटोसिंथेसिस के टेकन में, और वो वाटर जो है वो कैसे लेता है, सॉइल के थ्रू, बाय रूट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हम देखें तो रूट्स ही होते हैं जो कि सॉइल से वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कि अदर मटेरियल्स उसमें सॉइल में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी सॉइल के साथ में न्यूट्रिशन उनको आ जाते हैं और उनका सिंथेसिस करते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, उसको यूज़ करते हैं कैसे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में और बाकी के कंपाउंड्स में। और ये जो नाइट्रोजन है वो कैसे मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स से। और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज प्रिपेयर करते हैं, किससे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। सेकेंड प्रोसेस हमने देखा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ टेकिंग ऑफ फूड यहाँ पे देखी जा सकती है, वे ऑफ टेकिंग अप द न्यूट्रिशन देयर फूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो फूड है, सोर्स है, वो स्टेशनरी भी हो सकता है जैसे कि ग्रास, और मोबाइल भी हो सकता है जैसे कि डियर। अब काऊ के लिए तो स्टेशनरी है ग्रास, वहीं लॉयन के लिए अगर हम देखें तो उसका फूड कैसा है, मोबाइल है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस अकर होते हैं जो एसेस करते हैं, अलग अलग रेंजेस में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जैसे कि हम फूड को टेक कर सकें। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं बाहर ही, बॉडी के बाहर ही, और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल फंजाई जो कि ब्रेड मोल्ड्स होती हैं, यीस्ट और मशरूम्स। वहीं अगर देखें तो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पूरा ही मटेरियल होता है, उनका फूड होता है, वो सीधे के सीधे ले लेते हैं अपने अंदर और फिर धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे इंटेक करते हैं, बाय किलिंग देम, ठीक है। और कुछ
तो उनको ऐसे ही विदाउट किलिंग देम टेक कर लेते हैं। कैसे? कि कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनके पास में न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि यूज़ करते हैं बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और कुछ होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कैस्केटा, ये क्या होती है? अमर बेल, ये क्या होती है? एक येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये किसी भी प्लांट बॉडी पे जाकर अपना एज ए पैरासाइटिक फॉर्म ये उस पर चली जाती है। इसके रूट्स नहीं होते पर ये केवल उसी प्लांट पे ग्रो करती है और उसके से एब्जॉर्ब करती है अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड। दूसरा एनिमल्स में बात करें तो टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म आदि एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लेते कैसे हैं? तो सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है, पूरा सरफेस है, ये क्या करते हैं? अपटेक करते हैं अपना फूड, क्योंकि इनकी इतनी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं होते। और ये क्या करते हैं कि बॉडी जो होती है वो पूरी परफॉर्म करेगी, इनके सारे टास्क जो होंगे वो सिंगल बॉडी परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल अमीबा, यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल दे रखा है। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसकी बॉडी के अंदर पूरे में। बीच में क्या है? एक न्यूक्लियस है, और यहाँ सरफेस के बाहर इसकी ये तो बॉडी अलग है, और यहाँ पर क्या है? एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगी कि ये सीवुडियोपोडिया का फॉर्मेशन करेगी, इस टाइप कर्व स्ट्रक्चर बनाएगी ताकि वो फूड पार्टिकल को क्या कर सके? कवर अप कर सके। उसके बाद में जब फूड पार्टिकल इसके अंदर कवर अप हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल को ये क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके न्यूट्रिशन हो जाएगा, जितना भी एब्जॉर्ब करना होगा एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा इसी प्रोसेस के थ्रू इसी तरह एक्सक्रीट आउट कर देगी। अब इनसाइड द वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो क्या हो गए? ब्रोक डाउन हो गए सिंपलर वंस में। ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब पैरामीशियम की बात करें, इसके अंदर क्या है? ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और यहाँ पे सेल जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है और स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से ये फूड अपटेक कर सके। फूड जो है स्पॉट से मूव होता है किसके थ्रू? सीलिया के मूवमेंट के थ्रू, जो कि एंटायर सरफेस ऑफ द सेल इसके प्रेजेंट होता है। इस जस्ट ये है पैरामीशियम, और इस पे छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होंगे जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर एक होगा फ्लैजेला जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? तो सबसे पहले इस पूरे जो भी पाथ होता है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू दी एनस। एक ट्यूब होती है जो माउथ से लेके एनस तक होती है, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं इसके, इतनी बड़ी कैनाल है तो इसमें रीजन्स भी होंगे, और ये रीजन्स अपने अपने स्पेशलाइज्ड परफॉर्म करती हैं फंक्शंस। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुत अलग अलग टाइप के फूड लेते हैं, फ्रूट्स अलग हो गए, वेजिटेबल्स अलग हो गए, ठीक है, तो अब इनको एक ही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से पास ऑन होना है, तो इनका जो टेक्सचर है, पार्टिकल्स का जो नेचर है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे माउथ में क्या होते हैं? टीथ, जो कि इनको क्रंच करते हैं और एक सेम टेक्सचर का बना देते हैं। ठीक है, और इधर लिंगनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट। ठीक है, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब क्योंकि लिंगनिंग जो कैनाल है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पर फूड सलाइवा के थ्रू क्या होता है? वेट हो जाता है ताकि वो पैसेज में स्मूथली जा सके। जब हम कोई फूड खाते हैं तो हमारा माउथ क्या हो जाता है? वाटरी। वो क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो वाटर ही नहीं है, उसके अंदर फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं हम? सलाइवा, जो कि किससे? सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है। अब
Another aspects of the food we digest is its complex nature. जो हम फूड इनटेक करते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, एज हमने बताया था। ऑटोट्रॉफ्स जो फूड बनाते हैं वो क्या है, सिंपलर फॉर्म, और जो हम बनाते हैं लेते हैं फूड वो होता है कॉम्प्लेक्स नेचर का। इफ़ इट इज़ अब्जॉर्ब्ड from the alimentary canal it has to be broken into smaller molecules. Alimentary canal से अगर हम absorb कर रहे हैं तो इनको छोटे छोटे molecules में तोड़ना पड़ेगा। This is done with the help of biological catalyst called enzymes. ये किससे हो सकता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से, जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स। तो सबसे पहला सलाइवा, जो कि कंटेन करता है क्या, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि क्या देता है, सिंपल शुगर। द फूड इज़ मिक्स थ्रूली विथ सलाइवा। जो फूड है हमारे माउथ में थ्रूली सलाइवा से मिक्स किया जाता है और फिर उसको च्विंग करते हैं हम, और मसल टंग इसमें एज अ ग्राइंडर मूव करती है, अच्छे से मैशअप हो जाए जिससे। अब इट इज़ नेसेसरी टू मूव फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब ये जो फूड हम ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, इसका रेगुलेटेड मैनर होना चाहिए ताकि प्रॉपरली हर एक पार्ट तक पहुंच पाए। तो जो कैनाल की लिग्निंग होती है मसल की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यहाँ पर ये जो लिग्निंग होगी एक रिदम से, एक रिदमिकली ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि फूड को आगे की तरफ पुश कर सके। These peristaltic movements occur all along the gut. इन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं हम, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, जो कि पूरे गट के अंदर होते हैं, माउथ से लेकर जहाँ पर हम क्या लेते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, स्टमक तक। ये क्या होता है, फूड पाइप होता है बीच में, दिस वन, यहाँ पर माउथ से लेकर स्टमक तक, ये क्या है, फूड पाइप, और इसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहेंगे, ईसोफेगस। स्टमक क्या होता है, बहुत ही बड़ा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड हो जाता है जब इसके अंदर फूड जाता है, और इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो क्या हेल्प करती हैं इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब माउथ में तो क्या था, केवल क्या था, सलाइवा, जिसके अंदर क्या था, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। अब यहाँ पर स्टमक के आने के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे स्टमक के जो वॉल होते हैं वहाँ से सिक्रीशन स्टार्ट होता है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, HCl, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है कॉल्ड पेप्सिन, और क्या होता है, म्यूकस। तीन चीज़ें सिक्रीट आउट होती हैं, पहली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन, और तीसरा क्या, म्यूकस। अब यहाँ पे इनका क्या रोल है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक एसिड एक मीडियम बना देता है, जिससे कि एंजाइम पेप्सिन का वो फैसिलिटेट एक्शन, ये पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, साथ ही में जो बैक्टीरियाज स्टमक में होते हैं उन सबको किल करता है। जो म्यूकस यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इसकी इनर लिंगनिंग में स्टमक की एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, फॉर्म करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन को कंट्रोल करता है और स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता। अब यहाँ पर फूड का एग्जिट देखें तो वो कैसे होता है, ये रेगुलेटेड होता है किससे, स्पेंचर मसल से, जो कि रिलीज़ होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टमक से लेके यहाँ पर फूड एंटर होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन से,
और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। इसकी कुछ इस तरह से कॉइलिंग होती है जिसको इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पैक किया जाता है। और कैसी होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसकी जो लेंथ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वेरियस ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में डिपेंड करती है और डिफरेंस इसमें लेंथ में होता है। जो एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास को, जैसे हर्बीवोरस ले लें तो इनकी इंटेस्टाइन होती है लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा स्पेस चाहिए। वहीं कंपैरेटिवली कार्निवोरस जैसे कि टाइगर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, शॉर्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of the complex digestion of carbohydrates, proteins and fats। तो यहाँ पर complex complete digestion होता है किसका, carbohydrates, protein और fats का। यहाँ पर receives the secretion of the liver and pancreas for this person। यहाँ पर जो liver है और pancreas है, इनका secretion यहीं पर रिसीव होता है। जो फूड होता है स्टमक से आ रहा होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट करता है, उसको कैसे बना देता है, एल्कलाइन। अब बाइल जूस जो कि आता है लिवर से, वो क्या करता है, फैट के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसको फैट को छोटे छोटे डिस्क्रीट्स में और सिंपलर सब्सटेंस में उसको डिवाइड करता है। फैट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, और क्या बनाते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल बनाते हैं। फिर आगे वो डिफ़िकल्ट होता है एंजाइम के लिए कि उस पर एक्ट हो, तो इसीलिए बाइल सॉल्ट्स, अब यहाँ पे आते हैं बाइल सॉल्ट्स जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। सबसे पहले तो बाइल जूस आया जिसने कन्वर्ट किया किसको, लार्ज ग्लोब्यूल्स में। उसके बाद में लार्ज ग्लोब्यूल को क्या होगा, बाइल सॉल्ट्स एक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा उनको, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। फिर इनका जो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट द चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने देखा था इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, की सोप कैसे इमल्सिफाई करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो गो ऑन वॉच द वीडियो। अब यहाँ पर आते हैं वापस से कि जो पैनक्रियाज है सिक्रीट करते हैं क्या, पैनक्रियाटिक जूस, जो क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज जो ब्रेक डाउन करता है और इमल्सिफाई करता है फैट को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो क्या ग्लैंड्स कंटेन करती हैं, इंटेस्टिनियल जूस। ये क्या सीक्रेट करती हैं, इंटेस्टिनियल जूस। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol। एट द लास्ट जो एंजाइम होती है फाइनल कन्वर्जन क्या होता है, प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के अंदर, फैट्स का इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो गया है, इंटेस्टाइन की वॉल से लिया गया है। और इनर लिंगनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उन तक एब्जॉर्ब फूड का जो एनर्जी होती है वो पहुंचाती हैं, जिससे फिर वो सेल्स पूरी बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन करती हैं। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, जिसकी हेल्प से क्या होता है, बिल्डिंग अप होती है टिश्यूज़ की और जो ओल्ड टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर होते हैं। अब क्या बचा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। जितना ना एब्जॉर्प्शन था, न्यूट्रिशन था,
अब यहाँ पर अनएब्जॉर्ब फूड का क्या होता है, ये जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल इसको एब्जॉर्ब करती हैं, बचा किचा जो भी इनमें न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद में ये रिमूव होता है वाया एनस। तो द exit of this waste material is regulated by anal sphincter. So this was all for today, and thank you for watching our video. If you like the video, give a thumbs up and do subscribe our channel and hit the bell icon for latest update.